हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू नानक क्लासेस। कैसे हो सभी? यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमने एक सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में राज्य व्यवस्था की सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कौन सा? राज्यपाल। और राज्यपाल के बारे में हमने पिछली 2 क्लासों में हमने पढ़ा, उसके जो संवैधानिक प्रावधान है और उसकी कुछ शक्तियां हैं उसके बारे में अपनी चर्चा कर रहे थे। आज उसी में आगे बढ़ते हुए राज्यपाल की विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति और अन्य जो वित्तीय शक्ति है उनके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि ये जो हमारे जो आपके YouTube पर जो निःशुल्क सीरीज चलाई गई है, इसमें आपको हम महत्वपूर्ण तथ्यों पे अपने चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको इसको और अच्छे से विस्तार से देखना है, अपनी तैयारी को परखना है, तो एक तो हमारी चल रही है प्रथम प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज चल रही है। नानक क्लासेज के ऐप पे जाइए, विजिट कीजिए और इसको आप ज्वाइन करें। और दूसरा, अगर आपको इसका एक्सप्लेन देखना है, वीडियो कोर्स देखना है, जिसमें आपको राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, विश्व का भूगोल, इंडिया का भूगोल और भारत की राज्य व्यवस्था और करंट अफेयर और सारे जो वीडियो कोर्स है वो आपको फर्स्ट पेपर के आपको यहाँ नानक क्लासेस के ऐप पे मिलेंगे। आप इस पर विजिट करें, आप इसको अपने तैयारी के माध्यम को और अच्छा सा अच्छा बनाएं। ठीक है, चलो बात करते हैं। सबसे पहले अपन टॉपिक चल रहा था अपना कौन सा? राज्यपाल। और राज्यपाल में थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ, फिर अपन बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया राज्यपाल की शक्तियां। कौन सा पॉइंट था अपना? राज्यपाल की शक्तियां। और राज्यपाल की जो शक्तियां जो है उसमें अपन कार्यपालिका शक्ति पर चर्चा कर चुके थे। सबसे पहले अपने कौन से पे पढ़ी थी? कार्यपालिका शक्ति। और दूसरा हमने पढ़ा था कार्यपालिका शक्ति के बाद में विधायी शक्ति। और विधायी शक्ति में मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल के क्या क्या कार्य होंगे। तो सबसे पहला कार्य मैंने आपको समझाया था कि राज्यपाल क्या करता है? अधिवेशन बुलाता है, यानी विधान जो मंडल है, ध्यान देना बेटा, विधान मंडल जो है इसके सत्र को आहूत करना, आहूत का मतलब होता है बुलाना, और सत्रावसान करना, सत्र आहूत और सत्रावसान, ये दोनों जो कार्य है वो किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद में मैंने आपको समझाया था राज्यपाल के अभिभाषण के बारे में। और मैंने कहा था कि राज्यपाल का जो अभिभाषण है, ये अभिभाषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य अभिभाषण और एक होता है अपना कौन सा? विशेष अभिभाषण। ठीक है, ये दोनों अभिभाषणों के बारे में अपने चर्चा कर चुके थे। बेटा ध्यान रखना, आपके एग्जाम है अभी संस्कृत विभाग के सेकंड ग्रेड के, तो उसमें आपको थोड़ा सा समझना है। जो मुख्य जो तथ्य है वो अपने यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। उनमें से अगर मैं राज्यपाल की बात करूं तो उसकी विधायी शक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और विधायी शक्ति के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर अपन चर्चा कर रहे हैं। उनमें से एक जो है आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा अपना कौन सा? अभिभाषण। और अभिभाषण में मैंने आपको सामान्य अभिभाषण करवा दिया, और अगला जो रहा था वो था कौन सा? विशेष अभिभाषण। इस पर भी अपने चर्चा कर चुके थे। आगे जो विधायी शक्ति में अपने पॉइंट है बेटा वो कौन सा? एक तो है अध्यादेश, एक तो कौन सा है? अध्यादेश, और एक है राज्यपाल की वीटो पावर। इन बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एक बार और आप इसको देखिएगा कि अपनी टेस्ट सीरीज के माध्यम से, यानी नानक क्लासेज के ऐप पे जाइए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और ये जो टेस्ट सीरीज है अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज चल रही है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। जो एग्जाम में आरपीएससी वर्तमान में जिस तरीके से पूछ रही है क्वेश्चन, उस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट सीरीज को हमने क्या किया? तैयार किया। तो आप इस पर जरूर विजिट कीजिएगा। और अगर आपको अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना है तो आप एक बार वीडियो कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो हेल्पलाइन है इस पर आप कॉल करके आप ये जो कोर्स है वो अब ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है भी, चलो बात करते हैं। सबसे पहले अपना जो पॉइंट रहेगा कौन सा? अध्यादेश। आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, सर अध्यादेश होता क्या है? अध्यादेश को आप एक सामान्य सी भाषा में समझ सकते हो कि अध्यादेश एक प्रकार का अस्थायी कानून है। अध्यादेश जो है एक प्रकार का क्या है? अस्थायी कानून है। ठीक है भी, इसको आप अस्थायी कानून बोल सकते हो। ध्यान देना है, अध्यादेश का संविधान में 2 स्थानों पर जो है प्रावधान किया गया। एक तो आर्टिकल 123 में है और एक आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 213। 123 में अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है ये जो दी गई है वो दी गई है राष्ट्रपति को। किसको दी गई है? राष्ट्रपति को। और यहां पर ये अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है
ये जो प्रदान की गई है वो किसको दी गई है? राज्यपाल को। ये शक्ति किसको दी गई है? राज्यपाल को। मेरी बात समझ में आ रही होगी? तो ये कहानी है अध्यादेश। अब आपसे सीधा प्रश्न पूछे कि सर अध्यादेश जो है राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है वो किस अनुच्छेद के अनुसार? तो आप कहोगे सर राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल जो है वो किस अनुच्छेद के अनुसार अध्यादेश जारी करेगा? तो आप बताओगे 213। अध्यादेश होता क्या है? एक प्रकार का अस्थायी कानून है वो, जिसको आप क्या बोल सकते हो? अध्यादेश बोल सकते हो। अब आपको ये ध्यान रखना है अध्यादेश क्यों जारी किया जाता है। अध्यादेश है वो हम क्यों जारी करेंगे, इसके पीछे क्या रीजन है? तो बेटा ध्यान देना, जब विधानमंडल का अधिवेशन चलता है, देखो कोई भी अगर आपको कानून बनाना है, कोई भी कानून या विधि का निर्माण करना है, आप कहोगे सर कानून और विधि का निर्माण जो किया जाता है वो तो विधानमंडल में किया जाता है। यही तो मैं बात कर रहा हूं। राज्य में अगर आपको कानून या विधि का निर्माण करना है तो वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाएगा। और राज्य विधानमंडल में ये विधि या कानून का निर्माण तभी बनेगा जब इसका अधिवेशन चलता हो। क्या चलता हो भाई? अधिवेशन। क्योंकि जब अधिवेशन चलाएंगे, अभी जैसे बजट सत्र चल रहा है तो वहां पर विचार विमर्श किए गए, विधियों के निर्माण के लिए बातें भी हुई। तो जब अधिवेशन चलता है तभी तो विधि या कानून का निर्माण होगा। अब कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अधिवेशन तो नहीं चल रहा लेकिन कानून बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि कोरोना काल की बात करूं, कोरोना काल में हमने बहुत सारे अध्यादेश जारी किए थे महामारी को नियंत्रण करने के संदर्भ में, क्योंकि विधानमंडल के अधिवेशन तो हम बुला ही नहीं सकते थे। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? फिर ऐसी परिस्थिति में कानून बनाना है तो कैसे बनाए? तो संविधान में राज्य के अंदर अगर आपको इस प्रकार के कानून का निर्माण करना है तो राज्यपाल को एक शक्ति दी गई है, एक आर्टिकल दिया गया, जो कि कौन सा आर्टिकल रहेगा? 213। तो उसके अनुसार राज्यपाल एक अस्थायी कानून है वो जारी कर सकता है। बात समझ में आ रही होगी? तो यानी ये कानून क्यों बनाया जाता है अस्थायी रूप से? कि कानून बनाना जरूरी हो, कानून बनाना जरूरी हो, लेकिन विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा है, सत्र है वो क्या है? आयोजित ही नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल, ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर बेटा? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अध्यादेश जारी करेगा। और यह अध्यादेश उसी तरीके से प्रभावी रहेगा, उसका बल यानी ये उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से विधानमंडल के द्वारा एक कानून का निर्माण किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी? अब अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो अध्यादेश जारी कर देते हैं, ये अध्यादेश जो है वो कितने समय तक जो है प्रभावी रह सकता है? तो कम से कम आपको ये ध्यान रखना है, कम से कम ये अध्यादेश जो है 6 महीने के लिए प्रभावी रहेगा। अध्यादेश जो है वो जब जारी होता है तो कम से कम कितने समय के लिए जारी होगा? कम से कम बेटा ये जारी होगा 6 माह के लिए। सर 6 माह के लिए क्यों जारी होगा? क्योंकि आपको मैंने बताया है कि विधानमंडल का जो अधिवेशन है, अगर पहला अधिवेशन आपने बुला लिया है तो दूसरा अधिवेशन आप 6 महीने से पहले पहले बुलाओगे। तो यानी विधानमंडल का साल में 2 अधिवेशन बुलाने जरूरी है और दोनों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो यानी ये अध्यादेश जो है वो कम से कम कितने समय अवधि के लिए जारी होते हैं? 6 महीने के लिए जारी होते हैं। एक बात तो ये ध्यान रखनी। दूसरी बात, प्रश्न आता है कि यदि विधानमंडल का अधिवेशन शुरू हो जाता है, जैसे आप भी अपना जुलाई मंथ चल रहा है, जुलाई में राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किए, तो जुलाई में जारी किए तो ये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए जारी हो चुके हैं, यानी इनकी वैधता है वो अगले 6 महीने के लिए जारी रहेगी। मान के चलो जुलाई कंप्लीट हुआ, अगस्त कंप्लीट हुआ, सितंबर में विधानमंडल का अधिवेशन बुला लिया। अब विधानमंडल का अधिवेशन बुला लिया तो क्या अभी भी ये 6 महीने के लिए रहेंगे? नहीं। तो यहां पर ये जो बिंदु मैं बता रहा हूं, ये बिंदु आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि विधानमंडल का, ध्यान से सुनना बेटा, यदि विधानमंडल का अधिवेशन शुरू हो जाता है, यानी विधानमंडल का अधिवेशन या सत्र शुरू हो जाता है, तो ये जारी किए गए अध्यादेश है, इनकी अवधि
अवधि जो है वो 42 दिन की ही रहती है। आपके पास 42 दिन यानी 6 सप्ताह है। आप इन 42 दिन या 6 सप्ताह के भीतर भीतर इसे स्थायी कानून बना दीजिए, अन्यथा ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये बिंदु अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपसे सीधा प्रश्न पूछेंगे, अध्यादेश किस प्रकार का कानून होता है? अस्थायी कानून होता है। जारी कौन करता है? राज्य में राज्यपाल करता है। किसके कहने पे किया जाता है? मुख्यमंत्री के कहने पर। किस अनुच्छेद के अनुसार? 213 के अनुसार। जारी करने के बाद में कम से कम कितने समय अवधि के लिए काम करेगा? 6 महीने के लिए। और बात करें तो अधिवेशन जब शुरू हो जाता है तो ये कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो अधिवेशन शुरू होने के बाद ये मात्र 42 दिन के लिए प्रभावी रहेगा, यानी 6 सप्ताह के लिए प्रभावी रहेगा। आपको इसको 6 सप्ताह के भीतर भीतर कानून बनाना पड़ेगा ही, वरना ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब यहां से स्टेटमेंट के माध्यम से भी प्रश्न आते हैं, क्योंकि अध्यादेश जो है, अध्यादेश की जो प्रकृति है ये एक तरीके से नकारात्मक प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? नकारात्मक, नेगेटिव नेचर मानी जाती है, क्योंकि यह कानून जो है बनाया जाता है वो एक मात्र एक कमरे में बैठकर, टेबल पर बैठकर जो है कानून बना लिया जाता है। मुख्यमंत्री और उसकी सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, अपनी मनमर्जी से इसका प्रयोग किया जाता है। वरना एक सामान्य कानून जब अगर आप बनाते हो तो उस पर चर्चा होती है, विधानमंडल में पूरी प्रक्रिया के साथ कानून बनता है। लेकिन यह कानून, इसमें कोई प्रक्रिया नहीं है, आपको सीधा आदेश जारी करना और यह कानून के रूप में काम करेगा। इस वजह से इसको आपने किस श्रेणी में रखा है? नकारात्मक। दूसरी बात, राज्य सरकारें या केंद्र सरकार अध्यादेश के माध्यम से संविधान के विरुद्ध भी अध्यादेश जारी करवा सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आपके द्वारा जारी अध्यादेश संविधान के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है, उसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। तो ये बात ही अपने किसके बारे में? अध्यादेश के बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि न्यायालय ने ये बात बोली कि यदि ये संविधान के विरुद्ध है तो इसकी क्या की जा सकती है? न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आगे, अगली विधायी शक्ति। अगली विधायी शक्ति में जो एक अपना जो मुख्य कार्य रहेगा वो रहेगा राज्यपाल के निषेधाधिकार यानी वीटो पावर। अनुच्छेद 200, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 201, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। सबसे पहले आर्टिकल 200 में क्या बात लिखी गई? आर्टिकल 200 में लिखा गया है कि राज्यपाल, सुनना पहले बात सुनो, फिर थोड़ा सा समझाऊंगा। राज्यपाल के पास कोई भी विधेयक है, विधानमंडल पारित करके भेजती है, तो राज्यपाल उन विधेयकों पर क्या क्या निर्णय ले सकता है? सबसे पहले विधेयक को क्या करेगा बेटा? स्वीकृति दे देगा। थोड़ा समझना, इसको बेसिक समझो। कोई भी कानून या जिसको हम बोल सकते हैं विधि का जब निर्माण किया जाता है, तो निर्माण करने से पहले जब इसे विधानमंडल में पेश करेंगे तो आप इसको क्या बोल दोगे? विधेयक बोल दोगे। क्या बोल दोगे? विधेयक। ये मैंने विधानमंडल में पेश कर दिया। विधानमंडल में मान के चलो राजस्थान की विधानसभा है और इधर अपना जो है वो कौन है? राज्यपाल। ठीक है। अब क्या हुआ कि विधानमंडल में विधेयक पेश किया, विधानसभा ने क्या किया? इस विधेयक को पास कर दिया। तो ये अंतिम स्वीकृति के लिए किसके पास जाएगा भाई? अंतिम स्वीकृति के लिए जाएगा राज्यपाल के पास। किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास। जब राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल अनुच्छेद 200 के अनुसार अपने वीटो का प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा बेटा? वीटो का। और इस वीटो को बोलते हैं राज्यपाल के निषेधाधिकार। क्या बोलते हैं? निषेधाधिकार। अब ये कौन कौन से वीटो या निषेधाधिकार है? जिसमें से सबसे पहले राज्यपाल के पास विधेयक पहुंचा,
पारित विधेयक, तो पारित विधेयक पर राज्यपाल सबसे पहले अगर वह स्वीकृति देता है तो वो विधेयक क्या बन जाएगा बेटा, कानून या अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, कानून या अधिनियम बन जाएगा। या फिर राज्यपाल विधेयक को क्या कर देगा, पुनः विचार के लिए भेज देगा। क्या कर देगा, पुनः विचार के लिए। उसको लगा कि इस पर थोड़ा सा और विचार करो भाई, इसमें कमी है, सुधारो कमियों को, तो ये पुनः विचार के लिए भेजेंगे। तो विधेयक किसके पास पहुंचेगा, जिन्होंने पास किया उसी के पास पहुंचेगा, दोबारा विधानमंडल में आ जाएगा। विधानमंडल ने इस पर क्या किया, विचार किया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस बात को समझो। विधानमंडल ने विधेयक पास किया, पास करके किसके पास भेजा, राज्यपाल के पास। राज्यपाल को लगा कि इस पर क्या होना चाहिए, पुनः विचार, पुनः विचार होना चाहिए। तो वापस ये विधेयक किसके पास आ गया भाई, विधानमंडल के पास आ गया। विधानमंडल ने उसी विधेयक पर विचार किया और दोबारा पास कर दिया, और दोबारा पारित करके किसके टेबल में भेज दिया भाई, दोबारा पास करके वापस से राज्यपाल के टेबल में भेज दिया। अब राज्यपाल है इस पर स्वीकृति देने के लिए क्या हो जाएगा बेटा, बाध्यकारी हो जाएगा। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी, तो इसको ऐसे ध्यान रखना है। अगर राज्यपाल किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए भेजता है और वही विधेयक दोबारा राज्यपाल के टेबल पे आ जाता है, तो राज्यपाल उस पर स्वीकृति देने के लिए क्या होगा बेटा, बाध्यकारी। लेकिन यहां पर दो ऑप्शन और है राज्यपाल के पास। दूसरा ऑप्शन ये है, राज्यपाल उस विधेयक पर किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लेगा, तो माना जाता है वो विधेयक क्या हो चुका है, अस्वीकृत। आपने जैसे मान के चलो, अभी हमारे यहाँ सरकार भजनलाल शर्मा की है। आप सोच के देखो कि अगर यहाँ सरकार अशोक गहलोत जी की होती, राज्यपाल है कलराज मिश्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। गहलोत सरकार ने कानून पास किया, किसके टेबल पे भेज दिया, कलराज मिश्रा जी की टेबल पे भेज दिया। अब कलराज मिश्रा जी है, उनको लगा कि अगर मैंने दोबारा भेज दिया तो ये वापस मेरे पास भेजेंगे तो मुझे साइन करने पड़ेंगे। वो क्या करेंगे, उस पर स्वीकृति ही नहीं देंगे। जब स्वीकृति नहीं देंगे तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो वो विधेयक को समाप्त कर दें या फिर वो विधेयक को पड़ा ही रहने दें। अब यहां से एग्जामिनर क्या प्रश्न पूछता है, वो ये पूछता है कि अगर राज्यपाल के पास विधेयक पहुंचता है तो राज्यपाल उस विधेयक को कितने समय अवधि तक अपने पास रख सकता है, यही क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखना, इस बात का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया कि राज्यपाल किसी विधेयक को कितने समय अवधि तक अपने पास रखे। संविधान में अवधि का उल्लेख नहीं है, इसलिए माना जाता है विधेयक है वो क्या हो चुका है, अस्वीकृत हो चुका है। चौथा जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर आजकल बड़ा ही इंटरेस्ट ले रहा है इसमें क्वेश्चन पूछने के लिए, चौथा ऑप्शन ये है कि राज्यपाल को लगा कि इस विधेयक पर राष्ट्रपति का विचार होना चाहिए, तो वो राष्ट्रपति के लिए विधेयक को क्या कर देगा, अभी रिजर्व रख लेगा, आरक्षित रख लेगा। कलराज मिश्रा जी को लगा कि इस पर थोड़ा विचार द्रौपदी मुर्मू जी का होना चाहिए, तो कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करेगा बेटा, 200 का, और 200 के अनुसार उस विधेयक को क्या कर देगा, राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित रख लेगा। अब जब राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित रखेगा तो अब ये किसके टेबल पे जाएगा, राष्ट्रपति के टेबल पे जाएगा। और जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है, उसके बाद उस विधेयक पर गवर्नर यानी राज्यपाल की भूमिका क्या हो जाएगी भाई, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अब उस विधेयक पर जो भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन किसके द्वारा लिए जाएंगे, वो राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा लिए जाएंगे। अब राष्ट्रपति है वो किस अनुच्छेद के अनुसार इन विधेयकों पर निर्णय लेगा, अनुच्छेद 201। यही क्वेश्चन बार बार पूछे कि यदि राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई विधेयक आरक्षित रखना है तो किस अनुच्छेद के अनुसार रखेंगे, अनुच्छेद 200 के अनुसार। कौन रखेगा, राष्ट्रपति।
राज्यपाल। और जो राष्ट्रपति विचार के लिए विधेयक आरक्षित रखे गए हैं, इन विधेयकों पर राष्ट्रपति जो वीटो पावर का प्रयोग करता है, निषेधाधिकार का प्रयोग करता है, वो किस अनुच्छेद के अनुसार करता है? 201 के अनुसार। ये बिंदु आपको ध्यान रखना है। अब इसको समझो आप, अनुच्छेद 201। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। देख रहा हूं न तो कमेंट किए जा रहे हैं, न इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जा रहा है, न ही लाइक किया जा रहा है। आपके लिए इतने अच्छी पॉलिटी लेके आया हूं, अच्छे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें भी, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। ठीक है भी? तो ध्यान से सुनो, अनुच्छेद 201। पहला कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए बेटा, अनुच्छेद 201 में किसके वीटो पावर है, किसके निषेधाधिकार है। तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 201 में जो निषेधाधिकार है सर, वो निषेधाधिकार राष्ट्रपति के हैं। किसके हैं? राष्ट्रपति के। कहानी समझ में आ रही है? राष्ट्रपति ये जो निषेधाधिकार का प्रयोग करता है, वो कौन से विधेयकों पर प्रयोग करता है? राज्य सरकार के विधेयकों पर, राज्य सरकारों के विधेयकों पर। क्योंकि राज्य सरकारों के जो विधेयक जो पारित होकर राष्ट्रपति के टेबल पर पहुंचते हैं, उन पर जो निषेधाधिकार का प्रयोग किया जाएगा वो कौन से अनुच्छेद के अनुसार किया जाएगा? 201। अब राष्ट्रपति के टेबल पर जब विधेयक पहुंचता है तो राष्ट्रपति क्या क्या डिसीजन लेगा? पहला डिसीजन लेगा, या तो वो क्या करेगा, उसको स्वीकृति दे देगा, कानून को क्या कर देगा? स्वीकृति दे देगा, और वो पास हो जाएगा और कानून बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन, या उस विधेयक को वो क्या कर देगा भाई? अस्वीकृति कर देगा। अस्वीकृत कर देगा तो विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तीसरा, या उस विधेयक को वो क्या कर देगा? पुनः विचार के लिए भेज देगा। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सुनो ध्यान से, यदि राज्य विधेयक को, सुनो ध्यान से, राज्य विधेयक को राष्ट्रपति ने पुनः विचार के लिए भेज दिया, तो पुनः विचार के लिए भेजेंगे तो दो व्यक्ति आपके साथ सामने, एक तो है राज्यपाल, एक तो कौन है? राज्यपाल, और एक है राज्य विधान मंडल। अब यहां ध्यान दो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए भेजेगा, कौन सा विधेयक? राज्य विधेयक, तो ये किसके टेबल पे जाएगा? ये जाएगा सीधा राज्य विधान मंडल के पास, क्योंकि राज्यपाल की इसमें कोई भूमिका नहीं है। राज्यपाल इसको छेड़ेगा नहीं, ये किसके पास पहुंचाएगा? सीधा राज्य विधान मंडल। और राज्य विधान मंडल इस विधेयक पर क्या करेगी? विचार करेगी। आप ऐसे प्रैक्टिकली समझो, गहलोत सरकार ने कानून पास किया और किसके टेबल पे पहुंचाया? कलराज मिश्रा के। कलराज मिश्रा को लगा कि इसमें राष्ट्रपति का विचार होना जरूरी है, द्रौपदी मुर्मू जी का विचार होना चाहिए, तो ये विधेयक आर्टिकल 200 के अनुसार किसके लिए आरक्षित रख दिया? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर विचार करना है किस अनुच्छेद के अनुसार? 201 के अनुसार। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लगा कि इसमें क्या होना चाहिए? पुनः विचार होना चाहिए, तो 201 में वो वीटो का प्रयोग करेगी और पुनः विचार करने के लिए वापस गहलोत सरकार के विचार के लिए भेज देगी। तो राजस्थान की विधानसभा में पहुंचेगा, और राजस्थान की विधानसभा ने इस विधेयक को 6 महीने के भीतर, ध्यान से सुनना, कितने समय के भीतर? 6 माह के भीतर डिसीजन लेना है, और 6 माह के भीतर पास करके दोबारा किसके टेबल पे पहुंचाना है? सीधा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के टेबल पर पहुंचाना है। और सीधा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के टेबल पर पहुंचा तो अब मुझे बताओ कि अब ये इस विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी होंगी या नहीं? तो ध्यान देना है बच्चों, ये अब इस विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। यहां राज्यपाल बाध्यकारी था, राष्ट्रपति है वो बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या कर सकता है? समाप्त भी कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये विधायी शक्ति में ये बात अच्छे से समझ में आई होगी।
तो मैंने आपको बताया विधायी शक्ति में 4 महत्वपूर्ण कार्य हैं, और 4 महत्वपूर्ण कार्यों में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कार्य था वो कौन सा था? वो था आपका विधानमंडल में अधिवेशन बुलाना, दूसरा था अभिभाषण, तीसरा था अध्यादेश, चौथा था वीटो पावर। ये सारे कॉन्सेप्ट अपने, सारी बातें अपने यहां पर क्या है अच्छे से समझ ली। अब राज्यपाल के पास 2 शक्तियां और है महत्वपूर्ण जिनकी मैं बात करूंगा। एक तो शक्ति है आपकी कौन सी? न्यायिक शक्ति, और एक शक्ति जो है वो रहेगी अपनी कौन सी? वित्तीय शक्ति, और एक शक्ति जो रहेगी वो कौन सी रहेगी बेटा? विवेकीय शक्ति। न्यायिक शक्ति में राज्यपाल का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है, न्यायिक शक्ति में राज्यपाल का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है बेटा वो है क्षमादान शक्ति। क्या देना? क्षमादान। ठीक है, न्यायिक शक्ति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है राज्यपाल का, वो क्या है? क्षमादान का विषय। पहले ही प्रश्न आएगा, क्षमादान जो है क्या वो विवेकीय शक्ति है क्या अन्य शक्ति है? तो राज्यपाल की न्यायिक शक्ति है, विवेकीय शक्ति नहीं है। और क्षमादान जो राज्यपाल देता है बेटा वो अनुच्छेद 161 के अनुसार देता है। किस अनुच्छेद के अनुसार देता है? अनुच्छेद 161 के अनुसार। और अनुच्छेद 161 की मैं बात करूं तो ध्यान देना, यही क्षमादान शक्ति आपको राष्ट्रपति के पास मिलेगी। किसके पास मिलेगी? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है इस पर जो क्षमादान देता है बेटा वो अनुच्छेद 72 के अनुसार देता है। किस अनुच्छेद के अनुसार देता है? अनुच्छेद 72 के अनुसार। और राज्यपाल जो क्षमादान देता है वो अनुच्छेद 161 के अनुसार देता है। अब यहां पर समझना है आपको, राज्यपाल कौन से विषयों पर क्षमादान दे सकता है, यानी राज्यपाल के पास कौन से जो अपराधी है जिनको दंड दिया गया वो दया याचिका लगा सकते हैं। हाई कोर्ट के द्वारा अगर किसी को अंतिम रूप से दंडित कर दिया जाता है तो फिर वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। किसमें अपील लगाएगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर उसको अंतिम रूप से दंडित कर दिया जाता है तो अब इसके पास ऑप्शन नहीं है। किसके पास जाए? सबसे बड़ी अदालत ने आपको अपराधी घोषित कर दिया, तब आपके पास संविधान में दया याचिका लगाने के 2 ऑप्शन खोल दिए। या तो आप राज्यपाल के पास दया याचिका लगाओ, या फिर आप किसके पास लगाओ? राष्ट्रपति के पास। आप मान के चलो अपनी जो पिटीशन है वो राज्यपाल के पास भेज रहे हो, तो राज्यपाल आपकी दया याचिका पर जो सजाओं को लेकर जो माफी देगा उसको आप क्या बोल दोगे? क्षमादान। समझ में आ रही बात? अब जो मैं सीधा पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा वो ये है कि राज्यपाल कौन सी शक्तियों पर क्षमादान नहीं दे सकता। राज्यपाल एक तो मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता, मृत्यु दंड को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान देना है। राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं, राष्ट्रपति है वो मृत्यु दंड है इसको माफ कर सकते हैं। राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि जो सैन्य अदालत के द्वारा, सैन्य कोर्ट के द्वारा जो दंडित किया जाता है उस पर राज्यपाल अपना कोई डिसीजन नहीं दे सकता। राज्यपाल का कोई यहां पर जो है क्षमादान शक्ति का प्रयोग नहीं होगा। इस पर क्षमादान जो दे सकता है वो कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है। तो 2 बातें ध्यान रखनी, क्षमादान शक्ति में राज्यपाल मृत्युदंड को पूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकता, और दूसरा राज्यपाल सैन्य अदालतों के द्वारा दिए गए दंड को भी माफ नहीं कर सकता। इनको कौन करेगा? फिर इनको करेगा राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अनुसार। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि राज्यपाल मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल सकता है। पूर्णतः क्षमा का मतलब होता है आप निर्दोष साबित करके घर भेज दो। यही तो बात ध्यान देनी है, यही तो एग्जामिनर पूछता है। राज्यपाल मृत्युदंड को बदलकर यानी परिवर्तन करके किस में बदल सकता है बेटा? ये उम्र कैद में या अन्य में बदल सकता है। पूर्ण रूप से उस व्यक्ति को माफ करके घर नहीं भेजेगा। ठीक है, अब क्या क्या कर सकता है समझो।
नंबर 1 पूर्णतः क्षमा। पूर्णतः क्षमा में बेटा क्या होता है कि जो भी दंड आपको दिया गया, चाहे उम्र कैद है, चाहे मृत्युदंड है, या कठोर कारावास है, या अन्य सजा, उन सजाओं से आपको निर्दोष साबित करके घर भेज देना, वो क्या कहलाता है बेटा? पूर्णतः क्षमा कहलाता है। तो राज्यपाल पूर्णतः क्षमा में मृत्युदंड को छोड़कर बाकी सारे माफ कर सकता है। दूसरा होता है बेटा लघुकरण। क्या होता है बेटा? लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है कि जो सजा होती है उसकी प्रकृति को बदलकर सजा को कम किया जाता है। अब सजा की प्रकृति जैसे मान के चलो उम्र कैद है, उम्र कैद को साधारण सजा में बदल देना। मृत्युदंड है, मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल देना, ये सजा की प्रकृति को बदलना बोला जाता है। तो लघुकरण में सजा की प्रकृति को बदलकर, सजा की प्रकृति को बदलकर सजा कम की जाती है। सजा की प्रकृति को बदलकर सजा कम की जाती है। तो वो कौन सी सजा हो जाएगी? क्षमादान कौन सा हो जाएगा? लघुकरण हो जाएगा। उसके बाद में आता है बेटा परिहार। उसके बाद में कौन सा आता है? परिहार। परिहार में क्या होता है कि सजा की प्रकृति को बदले बगैर सजा को कम किया जाता है। सजा की प्रकृति को बदले बगैर क्या किया जाता है? सजा को कम किया जाता है। यानी प्रकृति जो है सजा की बदले बगैर सजा कम होती है। अब प्रकृति बदले बगैर सजा कम कैसे? जैसे कठोर कारावास 10 वर्ष की है, तो सजा की प्रकृति कैसी है? कठोर कारावास है, 10 साल है, तो कठोर कारावास रहेगी। 10 साल से घटाकर 5 साल कर दो, तो वो कौन सा हो जाएगा बेटा? परिहार। विराम चौथा होता है बेटा विराम। विराम का मतलब होता है विशेष परिस्थिति में आपकी सजा को रोक देना। जब विशेष परिस्थिति में आपकी सजा को रोका जाता है क्षमादान के माध्यम से, तो वो होता है विराम। तो 161 के माध्यम से राज्यपाल न्यायिक शक्ति में इन बातों का प्रयोग करेगा। तो ये हो गई राज्यपाल की कौन सी बेटा? न्यायिक शक्ति। अब बात करूंगा मैं नेक्स्ट, अगली जो शक्ति रहेगी बेटा वो रहेगी अपनी कौन सी? राज्यपाल की वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में राज्यपाल के पास क्या क्या कार्य होते हैं? सबसे पहला, राज्यपाल धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत होने के लिए क्या करता है बेटा? पूर्व अनुमति देता है। यानी जब विधानसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है तो पेश करने के लिए वो क्या करेगा? पूर्व अनुमति देगा राज्यपाल। तो ये अपने वित्तीय शक्ति के अंतर्गत शामिल की जाती है। दूसरा सबसे बड़ा वित्तीय शक्ति में कार्य होता है बेटा राज्यपाल का जो राज्य की आकस्मिक जो निधि होती है, राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है, इस आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का क्या होता है बेटा? पूर्णतः नियंत्रण होता है। गुरुजी आकस्मिक निधि क्या होता है? देखो बेटा, ऐसे समझो भी सरकार के 3 खाते हैं। कितने खाते हैं? 3 खाते हैं। एक होता है बेटा लोक निधि, एक होता है संचित निधि, और एक होता है आकस्मिक निधि। कौन सा होता है बेटा? आकस्मिक निधि। इनमें पैसा जमा करना है, निकालना है, तो विधानमंडल जो है वो आपको अनुमति देगा। विधानमंडल से परमिशन लेनी पड़ेगी, पैसा निकालना होगा और पैसा जमा करवाना होगा। इसके माध्यम से यानी इनके अंदर ये जो कार्य किया जाएगा। जैसे पैसा जमा करना है लोक निधि संचित निधि में तो विधानमंडल की मंजूरी होगी, निकालना है तो इससे परमिशन लेनी पड़ेगी। आकस्मिक निधि पर पूर्णतः नियंत्रण होता है, वो राज्यपाल का होता है बेटा। आपको राज्यपाल की परमिशन लेनी होगी। अगर आपको पैसा जमा कराना है या पैसा निकालना है तो आपको परमिशन कौन देगा बेटा? राज्यपाल देगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो राज्यपाल का वित्तीय शक्ति में आकस्मिक निधि पर क्या होता है? पूर्णतः नियंत्रण होता है। तीसरा, राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है। किसका गठन करता है? वित्त आयोग। और वित्त आयोग कौन कौन से होते हैं बेटा? वित्त आयोग एक तो पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। एक तो किसके लिए वित्त आयोग का गठन करता है? पंचायतों के लिए। जैसे आप पंचायती राज बोलते हो,
क्या बोलते हो, पंचायती राज। एक होता है नगर निकाय। नगर निकाय के लिए वित्त आयोग का गठन होता है। पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है 243 आई के अनुसार। किस अनुच्छेद के अनुसार, 243 आई के अनुसार। नगर निकाय के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है 243 वाई के अनुसार। बात समझ में आ गई होगी। तो ये इसके द्वारा राज्यपाल जी के द्वारा, या सॉरी राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है, अपने वित्तीय कार्य जो है कंप्लीट किए जाते हैं। एक कार्य और मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। जब विधानसभा में बजट पेश किया जाता है, तो ये बजट जो प्रस्तुत करवाता है, प्रस्तुत का मतलब पेश करवाता है, प्रस्तुत या जो पेश करवाता है, ये पेश कौन करवाता है बेटा, ये पेश करवाता है राज्यपाल। और ये जो बजट पेश करता कौन है, बजट पेश करता है वित्त मंत्री। और पेश करवाता कौन है भाई, पेश करवाता है कौन है, राज्यपाल। ये इसके फाइनेंशियल कार्य हैं। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए मैं महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपको यहां पर समझा रहा हूं। कई बच्चे बोल रहे थे थोड़ा सा लेवल, तो बेटा लेवल जो है वो आपको, अगर आपको पढ़ना है तो आप ऐप में सारे वीडियो कोर्स है, हमने बड़े डिटेल से आपको पढ़ाए। अभी आपके संस्कृत विभाग के जो एग्जाम है उसमें आपको महत्वपूर्ण तथ्यों पर थोड़ा सा क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। उस उद्देश्य से हम आपको यहाँ पर क्या लेके आए, ये क्लास लेके आए, ताकि आपके समय की ज्यादा बर्बादी न होकर आप इसको अच्छे से रिवीजन करो। आ रही बात समझ में? इसलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे। अगली जो शक्ति है वो मैंने कौन सी बताई, विवेकीय शक्ति। बेटा विवेकीय शक्ति से सीधा क्वेश्चन एक ही आएगा कि राज्यपाल की विवेकीय शक्ति का उल्लेख जो है वो कौन से आर्टिकल में देखने को मिलेगा। ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से आर्टिकल में मिलेगा बेटा, 163(2). कौन सा आर्टिकल है, 163(2) में स्पष्ट लिखा है कि राज्यपाल कुछ निर्णय अपने विवेक के आधार पर लेगा। अब जो कुछ निर्णय जो विवेक के आधार पर लेता है वो कौन कौन से होते हैं बेटा, इनको आप ऐसे पढ़ लोगे। जैसे मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति विचार के लिए विधेयक जो है वो क्या करता है, राज्यपाल आरक्षित रखता है। क्या करता है, विधेयक को आरक्षित रखता है। तो ये राष्ट्रपति विचार के लिए जो विधेयकों को आरक्षित रखा जाता है राज्यपाल के द्वारा, यहां पर राज्यपाल अपना विवेक का ही प्रयोग करता है। तो विवेक का प्रयोग करेगा तो पहला कार्य तो इसका ये हो गया। दूसरा, राष्ट्रपति शासन। राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी 356 का अगर वो प्रयोग करवाना चाहता है, 4 बार लागू हुआ है हमारे, हम पढ़ेंगे आगे, तो 356 का जो प्रयोग है अगर आपको यहां लागू करना है तो भी वो अपने राज्यपाल जो है वो कौन सी शक्ति का प्रयोग करता है, अपने विवेक का प्रयोग करता है। तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 167 का दूसरा पॉइंट, मंत्री परिषद में मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, प्रधानमंत्री में, मुख्यमंत्री में। यहां पर अगर मंत्री परिषद के द्वारा, सुनना बेटा इसको ध्यान से, मंत्री परिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं, मंत्री परिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं, उन निर्णयों की अगर आपको जानकारी मांगनी है तो राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करके मुख्यमंत्री से क्या कर सकता है, जानकारियां मांग सकता है। ठीक है, तो ये इसके महत्वपूर्ण जो कार्य हैं जो अपने विवेक की शक्ति के माध्यम से प्रयोग में लाता है। तो इस प्रकार राज्यपाल की जो शक्तियां थी, जिसके महत्वपूर्ण जो तथ्य थे वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। इनको अच्छे से पढ़ना है। अब जो है नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में आपके नए टॉपिक के साथ अपन मिलेंगे। उससे पहले आपको मैं एक और बात बता दूं, ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी। अभी मैंने आपको महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो समझा दिए। अब इनके मैं लेके आऊंगा एमसीक्यू। एग्जाम में आरपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछती है, और जब इनके एमसीक्यू लेके आऊंगा तो वहां पर अपन क्या करेंगे, इसको अच्छे से क्लियर और करेंगे।
ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है, इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करो और इसको लाइक करो। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।